नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास शो चक्रव्यूह। हमारे खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चक्रव्यूह में बात शिक्षा की करेंगे। जी हां, उस शिक्षा की जिसके दम पर गरीब भी देश का सबसे बड़ा अधिकारी बन सकता है। शिक्षा शेरनी का वही दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। शिक्षा के गलियारों में ये शब्द जोर शोर से गूंजते हैं। स्कूलों की इमारतों पर भी इस तरह के काफी स्लोगन देखने को मिलते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक कामयाब और सफल व्यक्ति बनने के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है। इसलिए सरकार ने शिक्षा को मौलिक अधिकार माना है, यानी मौलिक अधिकार माना है। इससे सरकार की मंशा साफ साफ झलकती है कि गरीबी पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगी, सभी बच्चे शिक्षित होकर अपना भविष्य संवार सकेंगे। इसी सोच के साथ सरकार ने RTE यानी राइट टू एजुकेशन योजना की शुरुआत की, जिससे देश का एक भी बच्चा बिना शिक्षा के ना रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी कोशिश की है कि प्रदेश का हर बच्चा पढ़ाई करे और उन्नति की ओर बढ़े, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। असल में जो चीजें जितनी आसान लगती हैं वो उतनी होती नहीं। कुछ ऐसा ही हाल RTE का है, यानी राइट टू एजुकेशन का है। सरकार ने प्रावधान किया है कि प्रदेश की निजी स्कूल 25% सीटें गरीब छात्रों के लिए रिजर्व रखेंगे, लेकिन जब हमारी टीम ग्राउंड पर पहुंची तो पता चला कि हकीकत इससे कोसों कोसों दूर है। जरा सोचिए, बिना शिक्षा के जीवन कैसा होगा? आधुनिक युग में अगर किसी व्यक्ति को शिक्षा ना मिले तो उसका जीवन कैसा होगा, उसका भविष्य क्या होगा? ये वो सवाल है जिनके बारे में जमीन से जुड़ा आम इंसान भी आसानी से सोच सकता है। सरकार ने भी इस समस्या को दूर करने के लिए अपने कदम बढ़ाए। सरकार ने गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए कई योजनाएं धरातल पर उतारी, जिससे गरीबी से जूझ रहे बच्चे भी शिक्षित हो सके, अमीर बच्चों की तरह पढ़ लिखकर अपना भविष्य संवार सके। हालांकि सरकार ने बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल खोले हैं, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं है कि सरकारी स्कूलों और निजी स्कूलों की पढ़ाई में कितना डिफरेंस रहता है, कितना अंतर रहता है। इस अंतर को पाटने के लिए भी सरकार ने कई योजनाएं तैयार की, यानी अगर कोई गरीब होनहार बच्चा निजी स्कूल में पढ़ाई करना चाहता है तो सरकार उसकी हर तरह से मदद करेगी। इसके साथ ही निजी स्कूल भी गरीब बच्चों को शिक्षित करने में सरकार की मदद करेंगे, लेकिन हकीकत क्या है, ये आज हम आपको अपने इस खास शो चक्रव्यूह के जरिए बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। आखिर कैसे गरीब बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, देखिए। गरीबी को मात देना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो एक बार गरीबी में जकड़ जाता है, इस हालात में उसके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। गरीबी के इस घनघोर अंधेरे में बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचता है, वो है शिक्षा। जी हां, सिर्फ शिक्षा ही व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकाल सकती है। ऐसे में सरकार ने गरीबों का हाथ थामा और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। सरकार की इस कोशिश में निजी स्कूलों ने पूरा साथ देने का वादा किया। निजी स्कूलों से भरोसा मिलने के बाद लगने लगा था कि अब गरीब बच्चा भी अमीर बच्चों की तरह ही शिक्षा पा सकेंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ ये पूरी योजना फाइलों में सिमट कर रह गई। जब हमारी टीम ने जमीन पर उतरकर इसकी पड़ताल की तो जो सच सामने आया उसने हैरान कर दिया, साथ ही सोचने पर मजबूर कर दिया कि गरीब बच्चों के साथ सिर्फ
वक्त ही मजाक नहीं कर रहा, बल्कि सरकारी योजनाएं और निजी स्कूल भी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शिक्षा किसी भी बच्चे का मौलिक अधिकार है और पैसा उसकी पढ़ाई में बाधा न बने, इसके लिए सरकार ने आरटीई योजना को लागू कर रखा है हर जगह पर। और देखिए इसमें लिखा भी है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार। आरटीई एक बच्चे का अधिकार है कि उसको शिक्षा मिले, और जिसके पास पैसा देने के लिए नहीं है, फीस नहीं दे सकता, उसको भी सरकार की तरफ से ये सुविधा मुहैया कराई गई है। और जो निजी स्कूल हैं उनके लिए ये आरक्षित किया गया है कि जो 25% जितनी सीटें हैं उनका 25% वो गरीब बच्चों को लेंगे और उनको पढ़ाएंगे। लेकिन तमाम स्कूल ऐसे हैं कि जो फीस की जो होड़ मची हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की होड़ में, ये गरीब बच्चों को इग्नोर करते चले जा रहे हैं। वो कहीं पे अपनी सीटें छिपा लेते हैं, कहीं पे वो तमाम उनके पेपरों में कमी निकाल दी जाती है और जिससे उनका प्रवेश नहीं हो पाता है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के पेरेंट टीचर एसोसिएशन जो गाज़ियाबाद का है, ये एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहा है। और देखिए इन लोगों ने लग भी रखा है कि दुर्बल वर्ग, तमाम बच्चों के मतलब उनके हकों की लड़ाई लड़ी जा रही है। और इन्होंने एक चीज़ और अभी सवाल उठाया है कि तमाम स्कूल ऐसे हैं जो नर्सरी केजी को छिपा करके अपने को फर्स्ट से दिखा दे रहे हैं कि हम नर्सरी केजी चलाते ही नहीं हैं, और उससे तमाम बच्चों का हक मारा जाएगा। निजी स्कूलों की दीवारों, पोस्टरों, बैनरों पर लिखे स्लोगन देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि शिक्षित होना कितना जरूरी है। लेकिन ये अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं। जमीन पर जो हालात मिले उससे तो यही पता चलता है। सरकार ने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह गरीब बच्चे भी निजी स्कूलों में पढ़ाई कर सके। सर, अपना नाम बताते हुए आप बताएंगे कि ये क्या समस्या है और इसके लिए आप लोगों ने कहां पे आवाज उठाई है? जी, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार यादव है। मैं गाज़ियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन से आरटी प्रभारी हूं। और अभी हमने देखा कि आरटी अधिनियम 2009 का इस तरीके से स्कूल जो है, बड़े बड़े स्कूल, छोटे छोटे स्कूल, सारे स्कूल जो है इसका कितने आराम से उल्लंघन कर रहे हैं और किसी को खबर तक नहीं होती है। तो हमने जिलाधिकारी महोदय जी को और मुख्य विकास अधिकारी महोदय जी को ज्ञापन सौंपा अपना, और उसके अंदर ढेर सारी कमियां गिनाई। जैसा कि आपने देखा होगा कि 2009 के बाद, जब 1 अप्रैल 2010 से आरटी बना है, जब से पोर्टल उनका पुराना ही चल रहा था। इस बार जो है नया पोर्टल आया, और उसके अंदर जो है नए पोर्टल के अंदर सबसे बड़ी एक मेन जो खामी थी, वो सबसे बड़ी ये खामी थी कि जो एप्लीकेंट यूज़र के लिए जो नॉर्मल इंसान जो भर सकता है, उसकी कोई गाइड ही नहीं है। पहले आता था स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए उसकी एप्लीकेशन गाइड आती थी, जिसे हम यूज़र मैनुअल के नाम से जानते हैं। वो बिल्कुल भी उसके अंदर है ही नहीं, और है भी तो वो पुराना वाला है। आप एक बात बताइए, 2010 के बाद का यूज़र मैनुअल अभी के इंटरफेस, अभी जो लेटेस्ट जो है यूज़र इंटरफेस है, वो कैसे फेस कर पाएगा? मतलब कैसे उस जो है पेरेंट्स हो या कोई भी नहीं भर सकते उसमें। और हमने इसके बारे में जानकारी दी, तो कुछ चीज़ों का सुधार हुआ है। कुछ चीज़ें इसके अंदर बहुत अच्छी हैं, जैसे कि कई वर्ष से शिकायत मिल रही थी कि डायरेक्ट जो है पैसा अकाउंट में नहीं जा पाता है, कई सालों से पैसा नहीं आ रहा था। तो उसके लिए भी सरकार ने ये बहुत अच्छा किया है कि जो है इस बार क्या लेके आए हैं कि आपको बैंक अकाउंट डिटेल फॉर्म भरते समय ही देना पड़ेगा। इसके लिए हम जो है स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा जो है ये निर्णय लिया गया है। लेकिन अभी जो एक मेन समस्या आपकी थी कि आपने जो बताया कि जो स्कूल हैं वो एडमिशन नहीं ले रहे हैं, और उन्होंने ये दिखा दिया कि नर्सरी केजी हमारे यहाँ चलता ही नहीं है। तो इस मामले में क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अभी लेटेस्ट का जियो है, अगर आप लेटेस्ट जियो के हिसाब से देखें तो लेटेस्ट जियो में साफ साफ दिया गया है कि जो भी स्कूल सबसे छोटी क्लास में, आपको जियो भी साफ साफ दिखाना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जो भी स्कूल सबसे निचली क्लास जो पढ़ा रहा होगा 25% रिजर्वेशन वहीं से ही स्टार्ट होगा। और एक स्कूल के लिए नहीं, ये हर एक स्कूल के, जियो तो जियो होता है, और ये जो है अधिकतर स्कूल जो है इसको मान नहीं रहे हैं। ये क्या करते हैं कि एंट्री क्लास दिखाते हैं फर्स्ट से। इससे क्या नुकसान है? जो प्री प्राइमरी के बच्चे हैं, वो प्री प्राइमरी के बच्चे उस स्कूल के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते। एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कोई एक वार्ड है और उस वार्ड के अंदर 100 बच्चे हैं और उसके अंदर 70 बच्चे प्री प्राइमरी के हैं और जो है 30 बच्चे जो हैं क्लास फर्स्ट के हैं। तो उसमें 30 बच्चे तो क्लास फर्स्ट की एंट्री से उस स्कूल के अंदर, किसी भी स्कूल के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन जो बचे हुए 70 स्कूल हैं उनको सीटें नहीं मिलेंगी। ये सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लास एंट्री जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए, क्योंकि आपने देखा है कि 3 वर्ष से बड़ा और 7 साल से छोटे बच्चे के लिए ही ये सुविधा उपलब्ध है। और क्लास फर्स्ट जो होती है वो लास्ट
चॉइस होती है, लास्ट ऑप्शन होता है उस बच्चे के लिए, अगर यही जो है ढंग से प्रोवाइड नहीं करा जाएगा तो मुझे नहीं लगता जो ये यूपी गवर्नमेंट का जो सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दाखिले हों, ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन होने चाहिए, वो नहीं हो पाएंगे। शिक्षा का अधिकार यानी आरटी अधिनियम 2009 के तहत देश के सभी निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित हैं। कानून 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, जो भारत में शिक्षा को एक मूल आधार के रूप में स्थापित करता है। ये प्रावधान नर्सरी या फिर कक्षा 1 में निःशुल्क प्रवेश के लिए है। इसके लिए सरकार पूरा खर्च उठाती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसे सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। देखिए, जैसे कि कितने स्कूल ऐसे हैं कि जो इस चीज़ों पे सरकार के आदेश को नहीं मान रहे हैं, तो आप लोगों ने इसके लिए क्या क्या किया होगा अभी तक? जैसे धरना प्रदर्शन भी कर रही होंगी, बड़े बड़े अधिकारियों से भी मिली, तो कुछ राहत मिलती हुई महसूस हो रहा है कि केवल अभी सब गोल गोल घुमा रहे हैं? अभी तो सब गोल गोल घुमा रहे हैं, क्योंकि पिछली साल हमने उत्तम स्कूल पे धरना दिया था, तकरीबन 8 दिन चला और 25% स्टूडेंट मतलब उसमें थे लिस्ट में, उसमें से सिर्फ 6 बच्चों को एडमिशन दिया गया और हम लोग 8 दिन वहाँ पर भूख हड़ताल रात और दिन दोनों बैठे थे। तो फिर वो जो गंभीर सिंह जी थे एसडीएम हमारे, उन्होंने हेल्प करी थी, 6 बच्चे उन्होंने वहाँ एडमिशन कराया और बाकी के एडमिशन गाजियाबाद के और स्कूलों में कराया गया। ये जो ढुलमुल रवैया है ना सर, ये सबसे ज़्यादा बेकार सिस्टम है आज की डेट में। अगर इन नेताओं को ये आदेश कर दिया जाए कि ये अपने बच्चे सरकारी में एडमिशन करा दें, तो आई थिंक मुझे लगता है सारे सरकारी स्कूल सुधर जाएंगे। ये कंपलसरी होना चाहिए कि जितनी भी सरकारी नौकरी हो और जितने भी नेता पक्ष के लोग हों, वो अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराएं। तो आज ये सरकारी स्कूल का अपना एक वर्चस्व होता। हमारे अभी 2 साल पहले डिमांड भी थी कि और सरकारी स्कूल खोले जाए, लेकिन जब स्कूल का विलय कर दिया गया तो ये चीज़ें वहाँ पर रुक गई। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो सरकार है अपना दायित्व को निभाए और ये बीएसए ऑफिसर और बीएसए दोनों को पूछा जाए कि जो प्राइवेट स्कूल है 25% अगर सीट उस पर आरक्षित है तो कितने बच्चों का एडमिशन हुआ, वो खुलासा करे। निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25% आरक्षण की बात करें तो इसका मकसद गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में समान शिक्षा के अवसर देना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने आरटीई पोर्टल जारी किया है, जिसके तहत गरीब बच्चे निजी स्कूलों में दाखिल ले सकते हैं। निजी स्कूलों में दाखिल की ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम पर आधारित है। इसके साथ ही सरकार ने घर से स्कूल की दूरी का भी ध्यान रखा है। जो नियम बनाया है उसके मुताबिक घर से स्कूल की दूरी ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर हो सकती है। गार्जियन कह रहे हैं कि जो स्कूल है वो धमकी देते हैं कि मैं फला पार्टी का नेता हूँ या फला से मेरी पहुँच है, और ये धमकी देने के बाद वो क्या करते हैं कि बच्चों का एडमिशन नहीं लेते। जब अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया तब जाकर के कुछ बच्चों का प्रवेश हो पाया। और गार्जियन की ये भी एक इन लोगों के एसोसिएशन की डिमांड है कि गवर्नमेंट कम से कम उनसे डेटा तो मांगे कि उन्होंने जो एक स्कूल चलाने के नाम पे जो सस्ती ज़मीन सरकार से ले रखी है उसमें गरीब के बच्चों के कितने प्रवेश लिए गए, ये आंकड़े उनके सही देखने चाहिए। अभिभावकों की माने तो निजी स्कूल आंकड़ों की बाजीगरी दिखा रहे हैं, जिससे गरीब बच्चों को स्कूल में एडमिशन न देना पड़े। शिक्षा विभाग को दिए गए प्रपत्र में तमाम निजी स्कूलों ने अपने दाखिले क्लास फर्स्ट से आरंभ होना सिखाया, जबकि न्यूज़पेपर और विज्ञापनों में जो ऐड दिया गया है या स्कूल के बाहर जो बोर्ड लगाए गए हैं उसमें नर्सरी से भी दाखिला लिया जा रहा है। पेरेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि अगर बेसिक शिक्षा विभाग सही से आंकड़ों की जांच करे तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड जिसे निजी स्कूलों में अंजाम दिया जा रहा है, ऐसे में एक एक्शन लिया जाए तो बहुत ही आसानी से इन्हें पकड़ा जा सकता है, क्योंकि निजी स्कूल सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं, उसको फेल करने में अपना दिमाग लगा रहे हैं। उनकी साजिश के चलते हजारों गरीब बच्चे निजी स्कूलों में शिक्षा पाने से वंचित रह जाएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे, आंकड़े क्या ये लोग गवर्नमेंट को देते ही नहीं है या गवर्नमेंट के अधिकारी इनसे लेते नहीं है? ये आंकड़े देते हैं, लेकिन इनके आंकड़े जो हैं गोलमेल होते हैं। कहीं एक ही बच्चे का एडमिशन 4 स्कूलों में दिखाया गया, एडमिशन कहीं नहीं हुआ, हर जगह फिर बाद में उसे रिजेक्ट कर दिया गया। इसी तरह हर स्कूलों में अपना अपना कोटा बना रखा है कि हम इस तरह से करेंगे, वो रिजेक्ट हो जाएगा, और लेते वही हैं। जैसे 25% कोटा 25 लोगों को लेना है, लेंगे 2-4 लोगों को मुश्किल से लेके
वो दिखा देते हैं कि हमने ये करा है, अपनी सेटिंग है लोगों की। ज़्यादा खास तौर से बीएसए ऑफिस से होता है ये। हालांकि मैं इससे ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, कल को वो भी कुछ बोलेंगे, लेकिन हकीकत यही है। जो इसके नीचे वाले हैं और अधिकारी जो इनसे ऊपर हैं वो तो अपना कोशिश करते हैं, या फ़ोन कर दिए, फ़ोन करने से कुछ होता नहीं है जब तक कि वो आए ना। बाकी पीछे स्कूलों ने ये कोशिश कर दी है बच्चों के घर पे जाके उनका क्या नाम है अकाउंट चेक करना, घर चेक करना, किस तरह रह रहे हैं, भैंस पाल रखी है, गाय पाल रखी है, खा पी रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, ये स्कूल की फीस दे पाए ना। होते कौन है भाई ये चेक करने वाले स्कूल वाले? सही में जब सरकार ने एक आदेश और एक नियम बना रखा है और आय प्रमाण पत्र जारी किया है तो स्कूल चेक क्या करता है फिर जाके? तहसीलदार ने आय प्रमाण पत्र जारी किया, पोर्टल पे जो है फार्म भरा गया, ड्रा से उसका नाम निकला, कायदे से उसका एडमिशन होना चाहिए। आपने जानबूझ के फिर स्कूल वालों को भेज दिया कि एडमिशन ना हो, आप मिले हुए हो ना भाई। हम कह रहे हैं स्कूल वाले की इतनी हिम्मत कैसे हो गई वहाँ जाने की? भेजता कौन है? मतलब आपके हिसाब से क्या बीएसए भेज रहा है कि स्कूल का प्रिंसिपल भेज रहा स्कूल वाले प्रिंसिपल भेज रहे हैं, अपने आप से भेज रहे हैं। वो इसलिए भेज रहे हैं कि विवाद पैदा करने के लिए कि ऐसा है, ऐसा ऐसा है। फिर जाके आगे बीएसए से फिर भाई ऐसा है तो कैसे हो पाएगा। और जानबूझ के एक आधार खोजते हैं कि ताकि एडमिशन ना हो पाए हमारे यहाँ। अब उनका एक और एक तरीके से और सोचा जाए तो ये भी सोचते हैं स्कूल वाले कि सरकार से जो अनुदान उनको मिलता है वो टाइम से नहीं आता। एक सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है, जब अगर टाइम से अनुदान नहीं आएगा तो वो भी हिला हवाली करेंगे, पीछे भागेंगे। मेन फैक्टर ये भी है। नहीं, लेकिन अनुदान की बात तो अलग है। जो इनको स्कूल के नाम पे ज़मीन दी गई है, सरकार ने इनको सस्ते रेटों पे दी और इसी आधार पर तो दी गई थी ना कि गरीब के बच्चे भी ये पढ़ाएंगे। पीछे जो डीएफआरसी का नियम लागू हुआ, हम लोगों ने आंदोलन किया, डीएफआरसी का नियम लागू हुआ, उसमें ये तय हुआ था कि सभी लोग, सभी स्कूल के जितना अपने बोर्ड पे चस्पा करेंगे बाहर कि कितने % एडमिशन हुआ है, अनुदान आपने ज़मीन कितने में ली है, क्या क्या टर्म्स ऑफ कंडीशन थे वो लगाओगे। आज तक किसी स्कूल ने लगाया? नहीं लगाया। कोई डिस्प्ले लगा? ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे चलकर बात बिगड़ सकती है। गरीबों के भविष्य पर निजी स्कूल तो डाका डाल ही रहे हैं। इनके साथ साथ आर्थिक रूप से मजबूत अभिभावक भी पीछे नहीं हैं। वो भी फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर गरीबों के भविष्य के साथ खेल खेल रहे हैं। हालांकि यह मुद्दा झूठ और फरेब से जुड़ा है, लेकिन आरटीई की वेबसाइट पर समय से रजिस्ट्रेशन शुरू ना होने की वजह से भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। निजी स्कूलों में दाखिला देने का सपना देखने वाले गरीब बच्चे सबसे ज्यादा इसकी भेंट चढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या गरीब छात्र भगवान भरोसे हैं? उनकी सुध कौन लेगा? उनकी आवाज कौन उठाएगा? जो भी स्कूल सबसे छोटी क्लास में, आपको जियो भी साफ साफ दिखाना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा है, शिक्षा किसी भी बच्चे का मौलिक अधिकार है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो सरकार है अपना दायित्व को निभाए। एक्शन तो हम लगातार लेते रहे हैं। गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन गाजियाबाद में विगत 12-14 वर्षों से कार्य कर रहा है और एकमात्र ऐसा संगठन है जो अभिभावकों के हित में लड़ाई लड़ रहा है। शिक्षा सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है। सरकार की मंशा है कि पैसे पढ़ाई में बाधा न बने और गरीब बच्चे भी स्कूल जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। इसके लिए ही आरटीई योजना लाई गई थी। उत्तर प्रदेश में राइट टू एजुकेशन के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें मुफ्त शिक्षा के लिए आरक्षित हैं। डिस्प्ले लगाने के लिए कहा गया था, आपकी मान्यता क्या है, आप में कितने टीचर्स हैं, वो सारा आप डिस्प्ले करेंगे। ताकि हमने एक स्कूल का वो किया था, ऑपरेशन किया था, स्टीम ऑपरेशन, होली एंजल करके कवि नगर है, उसकी मान्यता 8वीं तक थी और वो ले रहा था स्टूडेंट 12वीं तक।
सर जब हम लोगों ने सारा जानकारी जब लाके हमने डीएम साहिबा के सामने रखा, उन हजारों बच्चों की क्या गलती थी जिनका रजिस्ट्रेशन 10वीं और 12वीं में हुआ, उनको आज तक रिजल्ट नहीं मिला, उनके वो साल बर्बाद हो गए। सर क्या स्कूल इस बात की जिम्मेदारी लेता है या सरकार लेती है या बेस ऑफिसर लेता है इस बात की वो जिम्मेदारी? कौन है जिम्मेदार? जो माँ बाप ने पैसे दिए, जिन बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ। आज 8वीं तक है स्कूल और 12वीं तक आप बच्चे ले रहे हैं, कहीं और रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और कहीं और से मार्कशीट प्रोवाइड करा रहे हैं। ये कहाँ का नियम है? सरकार इतनी वो नादान नहीं है कि उसे जानकारी नहीं है इस चीज़ों की, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। बता दें कि आधिकारिक वेबसाइट rte25.upsdc.gov.in पर 2026-27 सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 फरवरी 2026 से शुरू होकर 3 चरणों में होंगे और ये योजना कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करता है। हर साल देखने में आता है कि आरटी के अंतर्गत होने वाले दाखिलों में बहुत सारे ऐसे अभिभावक होते हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं और जिनके पास सभी सुख सुविधाएं होती हैं और वो आरटी के अंतर्गत दाखिला कराने के लिए 1 लाख रुपए से कम का आय प्रमाण पत्र अपनी सेटिंग के द्वारा बनवा लेते हैं। और जिससे होता क्या है कि जो गरीब अभिभावक एक सपना देखते हैं कि उनके बच्चे आरटी के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ें, वो शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित रह जाते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, गाजियाबाद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जी, गाजियाबाद के जिलाधिकारी जी और गाजियाबाद के मुख्य विकास अधिकारी जी से अपील करता हूं कि जो भी ऐसे अभिभावक हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं और वो दुर्बल आय वर्ग में अपना 1 लाख रुपए से कम का आय प्रमाण पत्र अपनी सेटिंग के माध्यम से बनवा लेते हैं, तो ऐसे अभिभावकों पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों पर भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया जाए जो फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाते हैं, जिनके आधार पर जो है सक्षम अभिभावक दाखिला लेते हैं। और इससे होगा क्या कि जब ऐसे लोगों पर रोक लगेगी तो जो हमारे ज़िले के अंतर्गत गरीब अभिभावक हैं और जिनका सपना होता है कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ें, तो ऐसे बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार मिलेगा। और ये दिक्कत हर साल आती है, हर साल हम ऐसा देखते हैं और स्कूल भी इसमें जांच करते हैं, हालांकि उनको ये राइट नहीं होता है जांच करने का। तो अगर जिला प्रशासन थोड़ा सा गंभीर होगा, उत्तर प्रदेश अगर सरकार गंभीर होगी, तो ऐसे गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है। यूपीआरटी के तहत दाखिले का पहला चरण 2 फरवरी से 16 फरवरी तक होना था, जबकि दूसरा चरण 21 फरवरी से 7 मार्च और आखिरी चरण 12 मार्च से 25 मार्च 2026 तक। इस योजना के तहत उन अभिभावकों के बच्चे दाखिल लेने के लिए पात्र हैं जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम है। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने कहा कि यहाँ पे जो भी डिक्लेरेशन है, मतलब उनको बोर्ड पे चस्पा करना है कि मान्यता कितनी है, कितने उन्होंने आरटी के तहत एडमिशन लिए, तो ये चस्पा नहीं हुए तो उसके खिलाफ फिर आप लोग कहाँ गए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि गरीब दुर्बल अलाबीद वर्ग समूह की आवाज़ को आप अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आपका सराहनीय कदम है। मैं गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन का प्रवक्ता व उपकोषाध्यक्ष नरेश कुमार महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो कह रहे हैं कि भाई आपने क्या एक्शन लिया, एक्शन तो हम लगातार लेते रहे हैं। गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन गाजियाबाद में विगत 12-14 वर्षों से कार्य कर रहा है और एकमात्र ऐसा संगठन है जो अभिभावकों के हित में लड़ाई लड़ रहा है। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का दाखिला हो। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 अधिकार देता है गरीब बच्चों को कि जो 25%, जैसा कि आप अभी पूछ रहे थे कि ये जो सरकार प्राइवेट स्कूल हैं, ये बहुत ही सस्ते दामों पर इनको ज़मीनें दी गई हैं कि ये इन्होंने लिख के दिया हुआ है। इनको मान्यता तब मिली है कि 25% आरक्षित सीटों पर गरीब दुर्बल समाज के बच्चों को दाखिला देंगे। उसके बावजूद ये विफल है क्योंकि इसमें नाकामी मुझे तो शिक्षा विभाग और सरकार की भी दिखाई देती है। गाजियाबाद की पेरेंट्स एसोसिएशन का कहना है आरटीई के तहत इस बार प्रवेश प्रक्रिया काफी विलंब से शुरू हुई। 2 फरवरी 2026 से फॉर्म भरे जाने थे,
जो इसकी अंतिम तारीख 16 फरवरी है। 18 को इसको ड्रॉ होना है, लेकिन शुरुआती 4-5 दिनों तक आरटीई के पंजीकरण वाली साइट चल रही थी, जिसे सैकड़ों बच्चों का फॉर्म नहीं भरा जा सका। जैसा कि देखिए गार्जियन यहाँ पे जो एसोसिएशन के लोगों ने और जो अभिभावक है उन्होंने बताया कि अब की जो है 2-3 दिन तो जो इनका साइट थी शिक्षा विभाग की वो चली नहीं है। अब डेट भी नज़दीक है कि प्रथम चरण के फॉर्म कंप्लीट हो जाएं, तो इसका मतलब कई लोग तो फिर वंचित रह जाएंगे। तो क्या बीएसए ने कुछ ऐसा दावा या वादा किया कि इसकी डेट बढ़ा दी जाएगी? नहीं, बीएसए ने तो ऐसा कोई दावा नहीं किया कि डेट बढ़ा दी जाएगी। उन्होंने कोशिश करने की बात कही है कि शासन को लिखा जाएगा कि आगे डेट कुछ बढ़ाया जाए या समय दिया जाए, क्योंकि अभी हम लोगों की परसों ही मीटिंग हुई है, परसों ही हुई थी ना, परसों ही मीटिंग हुई है, तो उन्होंने कहा है कि ये तो कह नहीं सकते, लेकिन कोशिश करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे ताकि कुछ आगे समय बढ़ जाए, लेकिन चरण नहीं बढ़ पाएगा। वो भी कह दिए हैं चरण नहीं बढ़ेगा। नहीं समय मतलब उसकी डेट नहीं बढ़ाएंगे फॉर्म भरने की, जो 3-4 दिन जब इनका पोर्टल चला ही नहीं है। डेट शासन को लिखेंगे डेट बढ़ाने का, क्योंकि इनके स्तर पे नहीं है, वो शासन के स्तर पे है। शासन जो है समय देगा तो आगे डेट बढ़ पाएगी, वरना जो डेट तय है उसी में होगा। ज्यादातर मामला वही है कि जो 15 दिन की प्रक्रिया आपने दे दी इनको, 2 तारीख से 16 तारीख तक आप प्रथम चरण को ले रहे हो और 2 दिन बाद 18 तारीख को लॉटरी के माध्यम से रिजल्ट दे रहे हैं। तो मुझे ये बताइए 15 दिन में पहला चरण कैसे आप फुलफिल कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, जिसमें 5 दिन तक तो आपका पोर्टल नहीं चल रहा, तकनीकी खामियां से लोग जूझते रहे, चक्कर काटते रहे जन सुविधा केंद्रों में, और उसके बाद में आप कह रहे 15 दिन में प्रक्रिया। तो ये तो लीपापोती खाना पूर्ति हो गई कि आप 15 दिन में आपने प्रथम चरण स्टार्ट किया और बंद कर दिया, फिर द्वितीय चरण के आवेदन ले लेंगे। और एक और सवाल भी उठता है कि अगर जो है 2 ही दिन बाद रिजल्ट आउट किया जा रहा है, यानी लॉटरी का ड्रॉ हो रहा है, तो जो पेपर अपलोड किए जा रहे हैं उनकी सत्यता का प्रमाणित कैसे हो पाएगी और उनको कैसे ये लोग जांच कराएंगे? देखिए, प्रमाणित कैसे करेगी ये तो सरकार का डिपार्टमेंट है, लेकिन जब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट फिल ही नहीं कर पा रहे हैं, एडमिशन हो ही नहीं पा रहा है, 3 बार अटेम्प्ट करने के बाद वो दोबारा कर ही नहीं पा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आंकड़ा है 300 बच्चों का ही एडमिशन हो पाया है पहले चरण में। अब अगर फॉर्म भरने की तिथि नहीं बढ़ाई जाती तो पहले चरण में तमाम बच्चे फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे, लोगों का कहना है। इसलिए बीएसए से संपर्क किया गया था। हमारे साथ गाजियाबाद के एक स्कूल के जो प्रबंधक हैं, मालिक हैं, वो भी साथ में हैं, तो उनसे जानते हैं कि ये स्कूल वाले जो ये आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं वो क्यों करते हैं और गरीब बच्चों का हक मारने से उनको क्या लाभ हो सकता है और ये क्यों नहीं करना चाहिए। सर, क्या अपने स्कूल का नाम बताते हुए और अपना नाम बताते हुए? देखिए, मेरा नाम रामभूल पाल है और मैं एक छोटा सा स्कूल गाजियाबाद मिर्ज़ापुर में चलाता हूँ। स्कूल का नाम है आरएसपी पब्लिक स्कूल। और मैं ये कहता हूँ, ये शिक्षा एक जो गरीब बच्चे हैं, सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है, और उस पर जो है हमें गरीब बच्चों के लिए, देखो मैं कहता हूँ, जैसे मेरा छोटा स्कूल है, मैं कहता हूँ कि आरटीआई के बच्चे मेरे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, मैं उनको पढ़ाऊँगा। मैं चाहता हूँ गरीब का भी बच्चा पढ़े और अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। और जैसे ये गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन काम कर रही है, अपने बच्चों के लिए नहीं कर रही, ये गरीब बच्चों के लिए काम कर रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कम से कम उनके लिए एक आवाज़ उठा रहे हैं और अपनी घरों के काम छोड़ करके, अपनी नौकरियां छोड़ कर प्रयास कर रहे हैं कि उन गरीब बच्चों के लिए कुछ आगे ऐसा शिक्षा का प्रयास हो। तो मैं उसके लिए बहुत इन्हें भी बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मैं कहता हूं कि मेरा एक छोटा स्कूल है, मेरे यहाँ जितने भी बच्चे क्षेत्र में हैं, मेरे आसपास के मलिन बस्ती है मेरी एक किस्म की, उस बस्ती से जितने बच्चे आ सके मेरे स्कूल में भेजो, मैं उन्हें फ्री पढ़ाऊँगा। आरटीआई के थ्रू मेरे यहाँ भेजो। अभिभावकों की शिकायत पर बीएसए गाजियाबाद का कहना है, उन्होंने शासन को इस बारे में जानकारी दे दी। शासन से निर्देश मिलने के बाद फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई जा सकेगी। तो ये था आज का हमारा चक्रव्यूह, जिसमें आपने देखा कैसे गरीब छात्रों की शिक्षा को आंकड़ों में उलझाकर मजाक बनाया गया। आज के चक्रव्यूह में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।